जय हिंद दोस्तों। इन्वेस्ट आईक्यू पे अपन एक नई सीरीज बोल रहे हैं या फिर अपन एक नया इनिशिएटिव बोल रहे हैं, वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें अपन ये करने वाले हैं कि जितने भी स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग हैं, इनको अपन ये बताना चाह रहे हैं या फिर अपन लोग ये चीज कवर करेंगे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में पिछले 8-10 साल से ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ और मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपना जो चैनल रहेगा वो एक्सक्लूसिव रहेगा, पर अपन इस पे ये ट्राई करने वाले हैं कि जो एक ट्रेडर है वो कैसे अच्छा बन सकता है। अपन मैं ये कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 5 से 6 दिन अपन ये सेशन करें। इसमें अपन क्या करेंगे कि डेली मार्केट के इसमें कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि ये वाले लेवल्स पे अपन को खरीदना है, इधर पे सेल करना है। पर अपना इसमें प्लान ये रहेगा कि अगर अपन मार्केट लेवल्स देख रहे हैं या फिर मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको अपन अपनी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। अपन देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, किसका रिजल्ट आया है या फिर कुछ न्यूज आई है। फिर अपन जो 5-6 सेटअप रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, अपन उस पर भी बात करेंगे। और इसमें बस इतना ही नहीं रहेगा कि अपन ने आए स्टॉक्स की बात करी, मार्केट का एनालिसिस किया और फिर अपन चले गए। इसमें मैं आपको जैसे बुक्स होती हैं, कौन-कौन सी रीड करनी चाहिए, अपन उस पे ही बात करेंगे। अपन ये भी देखेंगे कि कौन-कौन से पॉडकास्ट हैं कि आप वो अगर 1 आध घंटे, 2 घंटे अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं, कुछ करते हैं, है ना? तो अपन कौन से पॉडकास्ट है, अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं वो वाली चीज़ से, तो अपन इस पे भी बात करेंगे। तो अपन ये चाह रहे हैं कि जो अगर एक ट्रेडर है ना? उसको ये नहीं है कि बस की लेवल्स पता हो, उसने 3-4 हज़ार रुपए कमाए दिन के और वो निकल गया। अपन को ये भी देखना है कि अगर आपको सोसाइटी में अगर आप इन्वॉल्व रहना चाहते हो, आपको अप टू डेट रहना चाहिए आज के टाइम पे, तो जो इन्फॉर्मेशन एज चल रही है उसमें, तो अपन ये भी बात करेंगे कि भाई मिडल ईस्ट क्राइसिस में चल क्या रहा है। इससे अपने स्टॉक प्राइसेस पे अपन को इसके हिसाब से ये नहीं करना है कि मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है तो पोजीशन नहीं लेनी, पर अपन को अप टू डेट रहना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो अपन एक मैं ये मतलब ऐसा मेरा मानना है कि अपन डेली 3-4 न्यूज़ की बात करें, उसके बाद अपन देखें कि कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है या फिर पॉजिटिव न्यूज़ आई है। उसके बाद अपन इधर इंडिसेस का एनालिसिस करेंगे, स्टॉक्स देखेंगे, मार्केट ब्रेडथ देखेंगे, सेक्टर कौन-कौन से स्ट्रेंथ में, वो देखेंगे। तो ये है कि अपन एक ओवरऑल ये चाह रहे हैं कि अगर दिन में अगर अपन 15-20 मिनट अगर आप ये वीडियो देखें, अगर आप साथ में मिलके डिस्कशन करें, तो आपको इससे बहुत अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो आज के वीडियो में जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वो यही है कि सबसे पहले अपन हमेशा न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे कि अभी ग्लोबल मार्केट्स में, वर्ल्ड इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ चल रही है कि जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है, वो अभी भी है। ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो हर दूसरे-तीसरे दिन उसमें बदलते ही हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडेफिनिट नेवल ब्लॉकेड लगा देंगे ईरान पे, है ना? ईरान बोल रहे हैं कि हम हॉर्मूज़ में किसी को नहीं घुसने देंगे। फिर रशिया बोल रहे हैं कि यमन वाला जो साइड है, उधर पे वो बोल रहे हैं कि यूएस इज़राइल ने उधर रीजनल एस्केलेशन किया है ना? तो वो जैसे बाब एल मंडब करके है वो चोक पॉइंट, सबको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पता है, पर इधर पे भी एक चोक पॉइंट है। तो यही है कि चीज़, और स्विस कैनाल वही वाले पॉइंट से होके आप स्विस कैनाल के थ्रू फिर यूरोप में जाते हैं। तो यही सब चीज़ है कि जो ग्लोबल चोक पॉइंट्स हैं, जो सप्लाई चेन है, वो अभी भी ब्लॉक्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑयल के प्राइसेज़ रहते हैं ना, वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। और मेरे हिसाब से 20-30% जो स्टॉक्स इंडिया में हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उस पे डिपेंडेंट रहता है। तो ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है, वो अभी भी पर्सिस्ट कर रहा है। फिर जो दूसरी न्यूज़ है अपनी, यही है कि डीआईआई तो बहुत ही मतलब भयंकर लेवल पे खरीदारी अभी भी, मतलब थोड़ा स्लो डाउन तो आ गया है। वो खरीदारी तो कर रहे हैं, बट जो एफआईआई है वो अभी भी सेल कर रहे हैं जो अपने स्टेक्स है, क्योंकि उनको अभी भी जो इंडियन मार्केट है, उसको जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम इंडियन मार्केट को मिलता है, वो अभी नहीं देना चाह रहे हैं। तो वो अब 6 महीने में वापस आएगा, 1 साल में वापस आएगा, वो अपन को भी नहीं पता है। तो ये थोड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ है मेरे ख्याल से, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर जो अब ये अपन सबको पता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो तो बढ़े हैं ये वाली गवर्नमेंट के अंडर, पर अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है। कल मैं जो पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें भी यही पॉइंट उठाया था। पर अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी है, वो बढ़ चुकी है और इम्पोर्ट की जो भी क्वालिटी है ना, वो भी बढ़ चुकी है। पहले अपन चीप चीज़ें इम्पोर्ट करते थे, जैसे मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, लैपटॉप के पार्ट्स होते हैं, वो सब अपन इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं। अपन जैसे टनल बोरिंग मशीन होती है जर्मनी से, चाइना से, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो है, पर ये है कि ट्रेड डेफिसिट में तब भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भी इसमें गलती नहीं है। मतलब अब आपको ऑयल तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो तो अपन इधर इंडिया में बना नहीं सकते। समुद्र मंथन करके एक स्कीम आई है, उस पे गवर्नमेंट ने थोड़ा इन्वेस्ट किया, पर वो आगे 15-20 साल लग जाएँगे। पर ये चीज़ है कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ते जा रहा है। फिर
अपन जो 2 स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, एक की पॉजिटिव न्यूज़ है, एक की नेगेटिव है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है, उसका जो स्टॉक है वो मतलब जो उसका प्रॉफिट है वो 80% से नीचे गिर चुका है ना? उसमें वो यही बता रहे हैं कि राइजिंग कॉस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। वही मैंने आपको बताया जो क्राइसिस चल रहा है, यानी तो सप्लाई चेन डिसरप्शन होते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है रॉ मटेरियल की। फिर फॉरेक्स लॉसेस अगर ये लोग बाहर भी थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसपे हो रहा है और जो मार्जिन है वो प्रेशर में आ चुका है। तो ये अगर आप देखेंगे जो टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स का मेरे ख्याल से शेयर भी है वो काफ़ी गिरा था। जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन ही है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें 4 साढ़े 4% गिर चुका है। तो ये कि अभी स्ट्रक्चर तो इसका पूरा जा ही चुका है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो एवरेज डाउन आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे ख्याल से तो। क्योंकि इधर पे आप देखेंगे तो जो सेल्स है ठीक है मतलब वो ईयरली तो बढ़ गई है, क्यू ऑन क्यू गिरी हुई है। पर आपको ये देखना पड़ेगा जो मार्जिन है वो 11 से 6% पे आ गया है और जो आपका ये है क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट वो काफ़ी गिर चुका है मतलब 4000 करोड़ था पिछले क्वार्टर में 5800 करोड़ था, उससे गिर के ये इतना नीचे आ गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाले शेयर मेरे ख्याल से इग्नोर ही कर देना चाहिए मतलब ये तो लॉन्ग टर्म स्टेज 4 स्टॉक बन चुका है। फिर जो अगली न्यूज़ है वो आपकी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इसका भी अपन चार्ट देख लेते हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे ख्याल से अच्छा मूव आया था। 10% का मेरे ख्याल से इसने मूव दिया था हाँ। ये 9.5% ऊपर था, वॉल्यूम अच्छी है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है, तो इसको आप अच्छे मतलब उसमें रख सकते हैं। अगर अपन इसका भी देखेंगे स्क्रीनर पे जाके एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्या हुआ है, तो क्वार्टरली में जाके देखेंगे तो इधर मार्जिन है वो मतलब उनने इंटैक्ट रखा हुआ है और जो प्रॉफिट है उसकी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मतलब जून में देखेंगे तो 500 करोड़ से 650 करोड़ होगी तो अच्छी ग्रोथ है तो मेरे ख्याल से शायद से थोड़ा सरप्राइज रिजल्ट होगा इसकी वजह से इनकी जो मतलब जो शेयर प्राइस है वो ऊपर बढ़ चुका है इधर पे अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो 27% से बढ़ चुका है मार्जिन एक्सपेंशन तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है पर ये है कि उनने मार्जिन जो है वो इंटैक्ट रखा हुआ है और इनकी डिमांड अभी बढ़ती ही जा रही है। अगर आप देखेंगे जैसे-जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है, व्हाइट गुड्स रहते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। फिर अब अपन करेंगे इंडिसेस का एनालिसिस, है ना? फिर अपन स्टॉक्स देखेंगे तो इधर मैंने सब कुछ बना के रखा है आपके लिए। तो सबसे पहले आपको अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि इधर पे अपन कुछ भी वो बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी ये सब अपन कुछ नहीं करने वाले हैं। अपना सिंपल सी चीज़ रहेगी कि अपन को लेवल्स देखने हैं, अपन को न्यूज़ देखनी है क्योंकि ये सब जो इंडिसेस है ना, ये न्यूज़ पे ज़्यादा चलते हैं। तो अपन को इन सब पे ध्यान देना है। अब जैसे ऑयल है ना? ऑयल ये मेरे ख्याल से अभी जब वो क्राइसिस चल रहा था, तो ये मतलब 120 तक चला गया था, फिर वो गिर के नीचे आया। अब फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था तो फिर ऊपर गया, फिर उसने बोल दिया कि अब हम हटा रहे हैं, तो फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे ही चौपी रहता है। तो इसके अपन को ये देखना है कि अभी कितना चल रहा है, 88 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से तो अभी काफ़ी नीचे है, तो उतना बड़ा कोई थ्रेट नहीं है। अब आप गोल्ड भी देखेंगे तो गोल्ड अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इधर से ये 10-15 मेरे ख्याल से 8 से 10% ऊपर जा चुका है गोल्ड। हाँ, 11% ऊपर जा चुका है। तो लोग भी बोल रहे हैं कि अब गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास मान लीजिए ₹100 अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने हैं, तो 20-30 रुपए अभी आप इस पे डाल सकते हैं। और गोल्ड मेरे ख्याल से कि ये वाला जो लेवल है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर गोल्ड ने इसको ब्रीच किया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा इश्यू आ सकता है, ये वाला जो लेवल है। इसके नीचे तो फिर गोल्ड मेरे ख्याल से 1-2 साल के लिए वो सोने चले जाएगा। पर ये है कि मुझे लगता नहीं है क्योंकि जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रही है, इंस्टेबिलिटी है, गोल्ड का जो प्राइसेज़ है, वो इधर ही थोड़ा चलता रहेगा। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा प्राइस करेक्शन मतलब सॉरी टाइम करेक्शन चल रहा है। प्राइस करेक्शन तो हो गया था, अब ये क्या है इधर ही कंसोलिडेट करता रहेगा। अपन को इधर पे कहीं टाइटनेस मिलेगी तो अपन ज़रूर इसको बाय करने का देख सकते हैं। सिल्वर पे भी यही हाल है सेम गोल्ड जैसा अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है, तो ये दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। फिर अगर आप निफ्टी माइक्रो कैप पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है मतलब मेरे ख्याल से ये देखिए, जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इसमें शायद से मोतीलाल ओसवाल का एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मतलब इधर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आई है। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से ये भी कुछ 7-8% नीचे हाँ, 8% नीचे है 7.9 तो इधर पे अगर आपके पास ₹100 अगर आपको इन्वेस्ट करने स्टॉक मार्केट में अगर आप ईटीएफ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप उसमें से 20, 30, 40% तक इधर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये एक अच्छा समय है कि बाय द डिप जो स्ट्रैटेजी रहती है उसके हिसाब से। नैस्डैक अपन देख लेते हैं। नैस्डैक पे भी मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पर ही है इधर पे। अच्छा कंसोलिडेशन दे रहा है, इधर पे भी आप थोड़ा अपना जो अमाउंट है यूएस इन्वेस्टिंग वाले जैसे मैंने बाकी वीडियोज़ में बताया उसमें आप इधर पे डाल सकते हैं। जो अगर आप निफ्टी 500 देखेंगे तो इसमें यही चीज़ है कि जो निफ्टी 50 है ना वो थोड़ा ज़्यादा गिर रहा है और जो बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप है उधर पे अर्निंग्स अच्छी आई है, तो वो उतनी तेज़ी से नीचे नहीं गिर रहे हैं। तो निफ्टी 500 में भी कि जो स्टार्टिंग के 50 है वो तो थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं इस वाले इंडेक्स को, पर जो बाकी 450 है उस पे अच्छी अर्निंग्स आई है, तो ये तब भी मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से 2-3% ही नीचे है।
फिर अगर अपन देखेंगे कि निफ्टी मिड कैप ऑल टाइम हाई पे और निफ्टी जो स्मॉल कैप है 250 वो भी ऑल टाइम हाई पे। तो इधर पे क्या है कि जो अर्निंग्स आई है वो काफी अच्छी आई है, जो मैंने भी देखा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें अर्निंग्स काफी अच्छी आई है। तो आपको भी यही देखना चाहिए कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप पे अर्निंग ज्यादा आ रही है तो आपको अपने हिसाब से स्टॉक्स हो गए, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या फिर आप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी पोजीशन इधर बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो स्विंग ट्रेडिंग में जो मुझे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो एक तो ये बालाजी अमाइन है ना, ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। इसने एक अच्छा अप ट्रेंड दिया, फिर ये थोड़ा इसने टाइम करेक्शन दिया, पर ये उतनी तेजी से नीचे नहीं गिरा। और इधर पे अपन को एक बहुत ही राइट हैंड साइड पे बहुत ही अच्छा तगड़ा कंसोलिडेशन मिल रहा है। अगर अपन देखेंगे इधर से इसका जो अपना जो एसएलवी आ रहा है, अगर अपन इसकी लो पे लेंगे तो 3.62% का है। काफी अच्छा स्टॉक है, ये अपना बाइंग लेवल आ जाएगा और एसएल 3-4% का आ जाएगा। तो एक बालाजी अमाइन आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी बेट रहेगी। फिर ये एक आईपीओ आया था शेडो फैक्स करके, इसने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया। अगर आप इधर पे देखेंगे आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट से तो ऑलमोस्ट 120% का रिटर्न है। अब क्या हो रहा है कि इधर पे इसने फिर से बहुत ही तगड़ा कंसोलिडेशन दे रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो बाइंग लेवल्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से ये इधर पे आप अच्छी पोजीशन बना सकते हो। एसएलवी मेरे ख्याल से 1-2% का ही आएगा। तो ये आप हाँ, इधर पे 1.7% का आ रहा है। तो एक शेडो फैक्स है, इसको भी आप रख सकते हैं। पीजीआईएल करके एक शेयर है, इस पे भी सेम है। मतलब ये अपन को हमेशा यही देखना है कि राइट हैंड साइड पे टाइट कंसोलिडेशन चाहिए, ताकि जो आपका स्टॉप लॉस है वो अपन प्रीवियस डे लो लगाते हैं, फिर बेस लो लगाते हैं, जो भी कम रहता है अपन वो लगाते हैं। तो इस पे आप जितने भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ इसमें कोई आपको जो वाइड स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2.26% का है। मेरे ख्याल से ये सब आप बेट ले सकते हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं रहता है कि ये जो मैंने इतने सारे स्टॉक्स बताए हैं कि इसमें से मैं एक ही लूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। आप 4-5 मल्टीपल बेट्स लेते हैं लोग, तो आपको भी वैसे ही इसको प्लान करना चाहिए। ये एक थोड़ा लार्ज कैप वाले उसमें स्पेस में आ जाता है। इसमें भी एक मेरे को अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है इधर पे। एक आध कैंडल और बनेगी, पर ये है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से अगर आप एसएल भी देखेंगे तो 1% की आप 2% का एसएल लगा लीजिए। मतलब ये तो बहुत ही, क्योंकि अगर लार्ज कैप स्टॉक ऐसा मूव दे रहा है, अगर आप इधर से देखेंगे जैसे ये वाला जो मूव आया 12% लार्ज कैप स्टॉक पे मिल रहे हैं, अच्छी एलोकेशन लगा के आप इस पे मेरे ख्याल से बेट कर सकते हैं। फिर जो अगला अपना स्टॉक है वो है टाटा टेक। इसमें भी इधर पे मेरे को अच्छा ये बाइंग लेवल दिख रहा है कि एसएल भी कुछ 1-8% का है ना। तो एसएल आप समझ जाइए कि अगर इधर पे कल के दिन मंडे को ये इधर से ये ब्रेकआउट देगा इधर, तो आपका एसएल ये वाली कैंडल के लो पे होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला आ जाता है केडीडीएल। इसका भी स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है कि सब में आप देखेंगे सेम ही पैटर्न है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सब में सेम पैटर्न है। राइट हैंड साइड पे टाइट कंसोलिडेशन देखना है आपको। ये 10 ईएमए की लाइन है ना। इससे आपको ज्यादा दूर नहीं लेना है कि आप बहुत दूर ले रहे हैं एकदम की, मतलब वो 10-15% 10 ईएमए की लाइन से थोड़ा आसपास 3-4% तक चल जाता है ना। आप इधर पे ये देखिए और राइट हैंड साइड पे कंसोलिडेशन, और आप अपने ऐसे लगा लीजिए। ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस का कुछ भी नहीं है। इसमें भी सेम चीज है, सारे पैटर्न सेम दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये भी आप देखेंगे जो कल्याण ज्वेलर्स है ईएमए के पास में है, आपको एसएल इसका 2.59% आ रहा है। आप फिलाटेक्स देख लीजिए, इसमें भी सेम चीज है। ये वाला स्टॉक मेरे को थोड़ा अभी भी चौपी दिख रहा है इधर पे, क्योंकि जो पिछली वाली कैंडल है इसने मतलब 10 ईएमए ब्रीच तो किया था, पर काफी अच्छी रिकवरी इसने दी थी। तो इसमें भी आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 4-5 पोजीशन अगर एक बार में ओपन करेंगे तो आप यहाँ स्टॉक भी देख सकते हैं। फिर आरआर केबल है, मतलब मेरे को इन दोनों में थोड़ा जो कन्विक्शन है वो थोड़ा कम है, क्योंकि ये ब्रेकआउट भी करे तो थोड़े से मेरे को चौपी लग रहे हैं। पर ये है कि ठीक है, अपन जिस हिसाब से भी मार्केट चल रहा है उस हिसाब से अगर आप, मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताता हूँ। जैसे आपने ये देखा कि इसने एकदम से अप ट्रेंड में गया, ठीक है। फिर ये इधर पे नीचे आया, अब आपने देखा कि इधर पे टाइटनेस है, आपने इधर पे बाई किया तो इसने 5% दिया, है ना। फिर ये इधर पे 3-4 दिन कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ये कंसोलिडेट ही कर रहा है अभी तक, फिर उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो इसमें यही है कि अगर ये इधर से नीचे गिर गया तो आपका जो ये पूरा 7-8 दिन है पूरे वेस्ट हो जाएंगे, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट भी लगती है। तो ये जो मुझे जो स्टॉक दिख रहा है वो थोड़ा चौपी दिख रहा है। और ये जो रेड वाली जो वॉल्यूम की बार है ये भी मेरे को थोड़ा मतलब उतना हाई कन्विक्शन नहीं है, पर ये है कि आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसको ट्रैक कर सकते हैं, है ना। अगर आपका अच्छी किस्मत रही तो मतलब ये वाला मूव ऐसे कैप्चर हो जाए। तो ये चीज है कि मतलब सब कुछ इसमें जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप 4-5 पोजीशन ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 चल रही है, 2 चल रही है, मार्केट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स थे, ये अपना मार्केट एनालिसिस था। फिर मैंने जो आपको बताया था कि अपन बस इसमें यही नहीं करने वाले कि स्टॉक बता दिया है इसका ये एनालिसिस कर दिया। अपन ये चाह रहे हैं कि जो ट्रेडर है वो न्यूज से भी इन्फॉर्म्ड रहे। उसको मैं डेली ये ट्राई करूंगा कि कुछ एक नई बुक बताऊं या फिर नया पॉडकास्ट बताऊं। तो कल मैंने एक पॉडकास्ट देखा था ये वाला कि 12 इयर्स ऑफ बीजेपी। तो इसमें कुछ बीजेपी वाला इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको ये देखना है कि
जो थिंक स्कूल में गणेश है, काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं। तो इनने क्या किया था, एनसीपी के लीडर थे अनीश करके मेरे ख्याल से, और प्रदीप भंडारी थे बीजेपी के। इनने दोनों को बुलाया, दोनों की डिबेट हुई। बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन किए गए प्रदीप भंडारी से कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है पिछले 12 साल में, नीट पे बात हुई, सब पे बात हुई। तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें आपको पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं देखनी है। आपको ये देखना है कि अगर एक थोड़ा मतलब लेफ्ट विंग लिबरल वाला बंदा बैठा हुआ है, एक राइट विंग वाला कंजर्वेटिव बंदा बैठा हुआ है, तो वो दोनों अपनी जो बातें करते हैं वो उसको कैसे पुट करते हैं, या आपको देखना चाहिए कि लेफ्ट विंग कैसे नैरेटिव बनाता है, राइट विंग कैसे नैरेटिव बनाता है, वो कैसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना डेटा प्रेजेंट किया। तो आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए। फैक्ट चेकिंग भी हुई है ये वाले वीडियो में। तो मेरे ख्याल से अगर आप 1.5x या फिर 2x पे देखेंगे, तो ये वीडियो आपको 40-50 मिनट में आपको पता चलेगा कि अभी करंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या चल रहा है। तो ये आपको मेरे ख्याल से पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, ये स्टैन वाइंस्टीन की ये बुक है ना, इसमें सीक्रेट्स फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट्स, ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इसमें ही बहुत सारा जो आपका ये रहता है कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए, है ना, स्टेज 4 में रहने चाहिए, ईएमए क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। तो ये वाली बुक आप जरूर पढ़िए स्टैन वाइंस्टीन की। होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये बहुत ही जरूरी बुक है हर ट्रेडर के लिए। तो मेरे ख्याल से आज के लिए अपन खत्म करते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।